बिस्मिल्लाह रब्बी अल्लाह हस्बी अल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह एतसमतु इलल्लाह फवज़तु अमरी इलल्लाह माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। Dear student, today we shall learn second part of the verb. Choose correct form of verb. It is part second. हमने इससे पहले फर्स्ट फॉर्म और प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो हमने एट प्रेजेंट और नाउ से रिलेटेड था वो सेंटेंस किए थे। आज हम सेकंड फॉर्म की बात करेंगे कि सेकंड फॉर्म कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है या किस तरह हमने सेंटेंस में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किस तरह होता है। अब पहले सेंटेंस पे बात करते हैं। इट टू रेन एन आवर अगो। अब ये पहले भी मैंने आपसे ये बात बताई थी इसको कि आपने पूरा फ़िक्रा पढ़ना है और कोशिश करनी है। चंद एक अल्फाज होते हैं उन्हें हमने याद रखना है, वो फॉर्म को फिल करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। अब देखें, इट टू रेन एन आवर अगो, इसमें जो फॉर्म इस्तेमाल होगी हमारे पास सेकंड फॉर्म यहाँ आएगी बिगिन, BEGAN। अब क्यों इस्तेमाल की, उसकी वजह यह है कि अगर सेंटेंस में अगो का लफ्ज़ दिया हुआ है तो फिर हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। अब देखें दूसरा सेंटेंस, हाउ लॉन्ग अगो यू हेयर। अब यहाँ भी आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस को पढ़ा तो क्या इसमें भी मौजूद था? बिल्कुल जी, इसमें भी अगो का लफ्ज़ मौजूद है जो कि पास्ट के लिए आता है। जैसे बिफ़ोर और अगो का फ़र्क है, अगो पास्ट के लिए आता है और बिफ़ोर पास्ट परफेक्ट के लिए आता है। लिहाजा यहाँ अगो आया हुआ है तो इसकी सेकंड फॉर्म कौन सी होगी? कम, केम, कम या विल कम। यकीनन केम होगी सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर ये केम आ जाएगा। क्यों आया? इसलिए कि ये एक वर्ड जो है हमारे पास अगो दिया हुआ है, लिहाजा अगो की वजह से हमने यहाँ पर सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया। हाउ लॉन्ग अगो यू केम हियर। अब नेक्स्ट देखें, आई यूर लेटर यस्टरडे। अक्सर ये लेटर्स में ये पहला सेंटेंस दिए हुआ होता है, तो अब यहाँ देखें, यहाँ भी कौन सी फॉर्म आएगी? दूसरी भी दी हुई है हमारे पास, पहली भी है, विल रिसीव भी है और हैव रिसीव्ड भी है। तो यहाँ पर भी हमने जो फॉर्म इस्तेमाल करनी है वो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। अब बात फिर वही हुई कि सेकंड फॉर्म की तो क्यों की। अब यहाँ देखें, एक और लफ्ज़ मिला अगो के बाद हमें, वो क्या है? यस्टरडे है। वो क्या है? यस्टरडे। पहली चीज़ जो हमें मिली थी, जो आपको बताई है सेकंड फॉर्म के लिए, वो है अगो। वो है अगो। अगर अगो का लफ्ज़ आ जाए तो हमने सेकंड फॉर्म। और दूसरी चीज़ हमें मिल गई, क्या मिली? यस्टरडे। क्या मिली? यस्टरडे। कि अगर यस्टरडे का लफ्ज़ आ जाएगा फ़िक्रे में तो हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, लिहाजा ये रिसीव सेकंड फॉर्म होगी। याद रखें कि ईडी वाली फॉर्म दूसरी भी होती है और तीसरी भी होती है, ये रेगुलर वर्ब कहलाते हैं। लेकिन जब इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, एलेक्सिलरी वर्ब नहीं होता तो ये सेकंड फॉर्म होती है। यानी जब ये ईडी वाली अकेली होती है तो ये सेकंड फॉर्म होती है, और अगर ईडी वाली फॉर्म यानी रेगुलर वर्ब जो होता है वो उसके साथ कोई पहले जो होता है हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ हो तो यकीनन ये थर्ड फॉर्म है। तो इसका कन्फ्यूजन भी ये दूर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म ये होगी, ये इस्तेमाल होगी। अगरचे कि ईडी वाली सेकंड है, लेकिन यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है। लिहाजा एक चीज़ हमारे पास और भी आ गई कि अगर यस्टरडे का लफ्ज़ आ जाए तो फिर हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। याद रखें, यस्टर और डे, यस्टर का लफ्ज़ी मायने जो होते हैं गुज़श्ता होता है, प्रीवियस होता है। यस्टर डे है तो यस्टर मंथ भी हो सकता है, यस्टर ईयर भी हो सकता है, यस्टर मार्च भी हो सकता है। यस्टर जो है वो हम पढ़ते तो हैं, लेकिन ये भी तवज्जो तलब बात है कि यस्टर का मतलब जो है वो गुज़श्ता क्या है, यस्टरडे। अब नेक्स्ट देखें, फोर्थ है
शी हियर शी हर लेटर लास्ट मंथ। अब यहाँ भी हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, तो लाजमी बात है यहाँ पर सेकंड फॉर्म वही रिसीव्ड इस्तेमाल की। शी रिसीव्ड हर लेटर लास्ट मंथ। अब देखें लफ्ज़ एक नया मिला और हमें वो क्या हुआ, लास्ट हुआ। वो क्या हुआ, लास्ट। तो अगर लास्ट का लफ्ज़ भी हमारे पास आ जाए, अगर लास्ट का लफ्ज़ भी हमारे पास आ जाए फ़िक्रे में, तो फिर भी हमने लास्ट में भी हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। लास्ट में भी हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी। याद रखेंगे वो लास्ट मंथ है तो लास्ट ईयर भी हो सकता है, लास्ट संडे भी हो सकता है, लास्ट मार्च भी हो सकता है। लफ्ज़ लास्ट होना चाहिए। अगर लास्ट के बाद मंथ है, ईयर है या संडे है तो फिर भी हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो अब इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर हम फ़िक्रे में अगो, यस्टरडे या लास्ट का लफ्ज़ देखें तो उसके साथ हमने कौन सी फॉर्म लगानी है, उसके साथ हमने सेकंड फॉर्म लगानी है। लेकिन यहाँ फिर ये बात मैं आपको बता दूं कि बाज़ औक़ात हमें फॉर्म का सही तौर पर पता नहीं चलता, ख़ास तौर पर ईडी वाले रेगुलर जिनका दूसरा नाम वीक वर्ब भी है, कमज़ोर वर्ब भी है, वीक वर्ब। क्योंकि ईडी वाली दूसरी और तीसरी एक जैसी हैं। तो दोबारा रिपीट कर दूं कि ईडी वाली अगर अकेली फॉर्म है, उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये सेकंड फॉर्म है। अगर ईडी वाली फॉर्म या रेगुलर फॉर्म या वीक वर्ब से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है तो ये थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट इसमें एक और चीज़ भी आती है कि अगर फ़िक्रे में सेंटेंस में वाइल या व्हेन का लफ्ज़, ये दो लफ्ज़ हैं, वाइल है, एक वाइल है और दूसरा क्या है, व्हेन है। अगर ये फ़िक्रे में हो तो लाज़मी बात है ये भी कंजंक्शन है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये हमने पढ़े थे, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ये जो दो जुमलों को आपस में लिंक करते हैं। अब देखो ये व्हेन ने दो सेंटेंस को उसने जॉइन किया, मिलाया, कंजंक्शन हुआ। क्योंकि कैन और जंक्शन दो लफ्ज़ हैं। कैन के माने होते हैं विद, साथ। जंक्शन कहते हैं मिलाने वाला, वो एक ब्रिज का काम करते हैं, एक पुल का काम करते हैं। अगर व्हेन होगा तो याद रखें तो इसमें दो फॉर्म्स इस्तेमाल होंगी, दो वर्ब इस्तेमाल होंगे और ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्योंकि कम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जो जुड़ा हुआ होता है, वो कम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसमें आप देख रहे हैं कि आई वॉज गोइंग टू एयरपोर्ट व्हेन आई मेट हर। अब यहाँ पर जो है वो हमें जो बात का पता चल रहा है कि इसमें दो फॉर्म्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि दो फॉर्म कैसे इस्तेमाल हुई हैं। एक फॉर्म जो है वाज और आईएनजी फॉर्म पास्ट कंटिन्यूअस है और दूसरी जो है वो सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट कह लें या पास्ट इंडेफिनिट कह दें, सिंपल और इंडेफिनिट सेम। अब इसमें हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है। लेकिन एग्ज़ाम में याद रखना कि एमसीक्यू एक नंबर को होता है और बबल एक फिल करनी होती है, दो नहीं होती। लिहाजा ये दो फॉर्म इकट्ठी फिल करने को आपको नहीं कहेगा, दो में से एक देगा। दो में से एक देगा कि या तो वो मेट को खाली जगह बनाएगा, इसको फिल इन द ब्लैंक्स करके देगा कि यहाँ पर हमने कौन सी फॉर्म लगानी है, या फिर मेट लिखा हुआ होगा, इसको वाज गोइंग को रेज कर देगा क्योंकि एक हमारे पास ऑप्शन होगा सिर्फ। तो फिर यहाँ पर कौन सी फॉर्म आएगी। तो इसमें हमने जो चीज़ याद करनी है वो ये है कि अगर फ़िक्रे में व्हेन का लफ्ज़ हो या व्हेन से मिला हुआ कम्प्लेक्स सेंटेंस हो, सबऑर्डिनेटिंग इसमें क्लॉज हो, तो फिर इसका इस तरह से फार्मूला बन जाएगा कि एक हिस्से में सेकंड फॉर्म होगी और दूसरे हिस्से में वाज या वर और आईएनजी फॉर्म। जी, इसमें वाइल और व्हेन हो तो एक हिस्से में सेकंड फॉर्म आती है और एक हिस्से में वाज वर और प्रेजेंट
पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो दोबारा इस चीज़ को रिपीट करते हैं कि इन दोनों में से दोनों एकदम नहीं देगा, वो आपको बबल एक होगा, एक नंबर का क्वेश्चन होता है, दो में से एक हिस्सा इसका दिया हुआ होगा, एक हिस्सा। तो फिर ये एक यूँ समझ लें कि ये भी एक पेयर वाली बात होगी कि अगर वाइल और व्हेन होगा, अगर एक हिस्से में उसने वाज गोइंग दिया हुआ है, व्हेन भी है और वाज गोइंग दिया हुआ है, तो लाजमी बात है अंदर जो होगा वो सेकंड फॉर्म होगी। ये शुरू में भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेट होगा या कोई भी जो फॉर्म दी हुई है, 4 फॉर्म दी हुई हैं, तो उसमें से सेकंड फॉर्म आएगी। इसी तरह देखें, द बस वाज मूविंग वाइल आई बोर्डेड इट। अब देखें द बस वाज मूविंग, अब इसमें वाइल का लफ्ज आ गया। वाइल भी हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और अगर वाइल या व्हेन होगा तो बात फिर वो ये है कि एक हिस्से में सेकंड फॉर्म, दूसरे में वाज और आईएनजी फॉर्म। अब देखें वाज मूविंग, ये पास कंटिन्यूस है, और इसमें हमारे पास दूसरी फॉर्म है, तो इसका भी वो लाजमी बात है कि एक हिस्सा देंगे। तो हमें ये याद रखना चाहिए वाइल और व्हेन के लिए कि 2 हिस्से होंगे। अगर वाइल और व्हेन है, अगर दूसरी फॉर्म दी हुई है फिक्रे में, तो लाजमी बात है उसमें हम वाज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाज या वर आएगा। अगर सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर, और आईएनजी वाली फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल कर देंगे। और अगर ये फॉर्म नहीं दी हुई, ये ऑलरेडी मौजूद है, तो फिर इसकी हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर देनी है। ग्रामर की बुक में आपके ये बहुत सारी और भी एक्सरसाइज दी हुई हैं। ये इसी चीज़ को सामने रखते हुए यही चीज़ें आपको मिलेंगी। ये कोई ऐसा नहीं है, ये इसमें व्हेन वाले बहुत सारे सेंटेंस दिए हैं, वाइल वाला एक ही है, एंड वाला मैंने ये कराया है। व्हेन और वाइल वाले कम से कम 10-12 सेंटेंस दिए हुए हैं, लिहाजा इनकी आपने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज सिंपली है। इसके बाद मैं आपको अभी आईएनजी फॉर्म कौन सी इस्तेमाल नहीं होती उन पे भी है। आपको यहाँ बाज़-औक़ात ज़रूरी है कि वो आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल हो, यानी बाज़-औक़ात वर्ब आईएनजी जो है वो कुछ वर्ब ऐसे हैं, बल्कि 32 वर्ब आपकी ग्रामर में ऐसे दिए हुए हैं जिन्होंने बिल्कुल वाज़े किया हुआ है कि जो एज अ वर्ब इस्तेमाल नहीं होंगे, कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल नहीं होंगे। सेकंड जो बात होगी वो हमने फ्यूचर टेंस के बारे में कि किस तरह विल, शैल और पहली फॉर्म का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है दे फॉर लंदन टुमारो। तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारे पास पहले है लीव, विल लीव, लेफ्ट या हैव लेफ्ट। अब यहाँ चारों हमने पढ़े हैं और पहला सेंटेंस पढ़ा, तो याद रखें, दोबारा उसी बात को रिपीट करते हैं कि आपने वो उन वर्ड्स को ढूंढना है। अक्सर हमें उसी में से मदद मिलेगी। तो इसमें देखें हमारे पास क्या आ रहा है, टुमारो। अगर टुमारो का लफ्ज़ आ जाए तो फिर हमने फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करना है, और वो क्या होगा, दे विल लीव, दे विल लीव, दे विल लीव फॉर लंदन टुमारो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पर इसे भी ज़हन में रखना है कि जिस तरह हमने अगो लास्ट और यस्टरडे को जहन में रखा था कि सेकंड फॉर्म आती है, तो याद रखें टुमारो आ जाए, या एक और फिक्रा देखें आई हिम नेक्स्ट मंडे। तो यहाँ देखें नेक्स्ट का लफ्ज़ आ गया है, तो यहाँ पर भी हमने आई शैल सी हिम, आई शैल सी हिम, तो यहाँ पर भी हमने फ्यूचर इंडेफिनिट इस्तेमाल करना है। तो 2 चीज़ें आपने और इसमें ऐड कर लेनी है जो पहले लिखी थी, कि एक चीज़ है टुमारो और दूसरी है नेक्स्ट। अगर टुमारो या नेक्स्ट का लफ्ज़ हो तो हमने ऑप्शन देखना है। अगर उस ऑप्शन में फ्यूचर इंडेफिनिट यानी विल, शैल और पहली फॉर्म दी है, तो फिर हमने इसको इस्तेमाल करना है शैल और सी को। याद रखें कि आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, इनके साथ शैल इस्तेमाल होता है, बाकी तमाम के साथ विल इस्तेमाल होता है। अगर इसको चेंज कर देते हैं तो उसका सेंस वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि उसमें स्ट्रेस आ जाता है, ज़ोर आ जाता है, या उसमें ताकीद आ जाती है कि एक काम ज़रूर करना है। जैसे आई शैल गो, मैं जाऊंगा, लेकिन जब कहेंगे आई विल गो, मैं ज़रूर जाऊंगा, वो थोड़ा सा और कायदा हो जाता है। बहरहाल ये देखें कि इसमें हमने
नेक्स्ट की वजह से, किस वजह से? नेक्स्ट की वजह से देखा कि हमने इसमें जो ऑप्शन पुर किया, जो बबल हमने फिल किया वो डी वाला फिल किया, क्योंकि इसमें शेल और पहली फॉर्म आ रही है और वो नेक्स्ट की वजह से। अब देखें ही बैक नेक्स्ट वीक, अब यहाँ भी नेक्स्ट का लफ्ज़ आ गया हमारे पास, लेकिन आर कमिंग, केम, कम और हैज़ कम। अब देखें उस बात को मैंने कहा है कि नेक्स्ट का लफ्ज़ आ जाए तो हमने विल, शेल और पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है, लेकिन अब नेक्स्ट का लफ्ज़ है, लेकिन इसमें ऑप्शन में हमारे पास तो विल, शेल और पहली फॉर्म है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे? याद रखें कि ये आर कमिंग जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस भी अनाउंस करता है जब कोई अरेंज प्रोग्राम हो, तो ये फ्यूचर को ही इंडिकेट करता है, ये फ्यूचर ही होता है। यूँ समझे कि अगर कोई प्रोग्राम देखें, नेक्स्ट वीक एक अरेंज प्रोग्राम है, एक कौन सा प्रोग्राम है? अरेंज प्रोग्राम है। अगर कोई हमारे पास अरेंज प्रोग्राम है तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी फ्यूचर के तौर पर इस्तेमाल होगा। दोबारा इसी बात को नोट कर लें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी उस वक्त फ्यूचर बन जाता है जब कोई प्रोग्राम अरेंज हो। नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, अब देखिए नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, ये एक प्रोग्राम क्या है? एक अरेंज प्रोग्राम है। और दूसरी आम निशानी हम ये लगा सकते हैं कि अगर विल, शेल और पहली फॉर्म नहीं है तो फिर आपने दूसरा ऑप्शन देखना है, वो ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देखें, चूँकि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस मौजूद है। आप देखें यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है, यहाँ पहली फॉर्म है, यहाँ हैज़ और थर्ड फॉर्म है, लिहाजा इसमें हमने जो अरेंज प्रोग्राम की वजह से फॉर्म लगाई ही इज़, और अगर इसका प्लूरल बनाएंगे तो लाजमी बात है ये दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दे, तो दे आर, क्या आ जाएगा? दे आर कमिंग। और अगर यहाँ सिंगुलर होगा, ही होगा, तो लाजमी बात है हमने इसकी जगह क्या लगा देना है? आर की जगह इज़। ही इज़ कमिंग बैक नेक्स्ट वीक या शी इज़ कमिंग बैक नेक्स्ट वीक, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट की हालत में कि अगर वो प्लूरल है तो फिर हमने आर लगा देना है, अगर सिंगुलर है तो हमने इज़ का इस्तेमाल कर देना है। दोबारा इस बात को समझें कि कब हमने विल, शेल इस्तेमाल करना है। अगर वो फिक्रे में दिया हुआ है, टुमारो और नेक्स्ट है और विल, शेल ऑप्शन में चारों में से मौजूद है, तो लाजमी बात है आप वो फिल करेंगे। लेकिन अगर नेक्स्ट का लफ्ज़ दिया हुआ है और विल, शेल वाला ऑप्शन मौजूद नहीं है, देखो पहले दो फिक्रों में था, इसमें नहीं है, तो फिर हमने देखना है कि इसमें लाजमी बात है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया हुआ होगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो होता है वो फ्यूचर के तौर पर इस्तेमाल हो जाता है जब एक अरेंज प्रोग्राम होता है, लिहाजा इसमें हमने आर कमिंग या इज़ कमिंग या एम कमिंग का इस्तेमाल करना है। अब देखें दे फॉर लंदन टुमारो, ऊपर वाला फिक्रा देखें, दे फॉर लंदन टुमारो, देखें सेम है, लेकिन ऑप्शन देखिए फ़र्क है, ऑप्शन में फ़र्क है। ऊपर वाले में क्या था? विल मौजूद था और इसमें हमारे पास विल मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लंदन टुमारो ये अरेंज प्रोग्राम है। अरेंज प्रोग्राम तो वहाँ भी था, लेकिन उसमें उन्होंने ऑलरेडी विल और शेल दिया हुआ है। लेकिन जब विल और शेल ऑप्शन में मौजूद ना हो और उसमें अरेंज प्रोग्राम हो टुमारो का, लंदन टुमारो का, तो फिर उसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करना है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो फ्यूचर के तौर पर इस्तेमाल हो जाता है अरेंज प्रोग्राम में। लिहाजा यहाँ आ जाएगा दे आर लिविंग, क्या आ जाएगा? दे आर लिविंग फॉर लंदन टुमारो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये से हमने याद रखना है, और उसके अलावा हमने ये भी देखना है कि अगर हमारे पास ऑप्शन में मौजूद नहीं है विल या शेल और पहली फॉर्म, अगर ये मौजूद नहीं है तो फिर हमने इज़ आर एम और कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल कर देना है। ये
उस वक्त जब ये अरेंज प्रोग्राम हो। तो आपने टुमारो और नेक्स्ट का हमने कंक्लूजन ये निकाला कि अगर विल शैल दिया हुआ है सेंटेंस में तो लाजमी बात है यही ऑप्शन आ जाएगा। अगर विल शैल फर्स्ट फॉर्म नहीं दी हुई तो लाजमी बात है ये दोनों में से, यानी कि ये दिया हुआ होगा लगा देंगे। याद रखें दोनों इकट्ठे ऑप्शन नहीं देगा वो, अगर देता है तो दोनों में से जो मर्जी लगा देंगे वो आपका सही होगा। ये नहीं है कि विल शैल भी दे और इज़ आर एम भी दे, बाज़ का जहन में आता है दोनों, ऐसी बात नहीं। अगर वो देता भी है तो दोनों में से जो मर्जी आप लगा दें वो सही होगा। नेक्स्ट हमने बात जो करनी है वो ये कि 163 पेज है आपका, उसमें 32 वर्ब दिए हुए हैं ऐसे आर नॉट जनरली यूज इन द कंटिन्यूस फॉर्म। वो कंटिन्यूस फॉर्म में एज अ वर्ब इस्तेमाल नहीं होंगे। नाउन हो सकते हैं, किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हो सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूस फॉर्म में मुराद है वर्ब की शक्ल में वो इस्तेमाल नहीं होंगे, जिसे हम आम तौर पर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं, उसमें इस्तेमाल नहीं होंगे। कभी ये नहीं होगा कि आई सी को हम ये कहें, उनमें से एक ये है, सी है, हेयर है, लव है, हेट है, सी है, स्मेल है, 32 दिए हुए हैं। अब इसमें कभी हम ये नहीं कहेंगे कि आई एम सीइंग, आई एम लुकिंग तो होता है, आई एम लुकिंग तो होता है, लेकिन आई एम सीइंग नहीं होगा, क्योंकि सी ऐसा वर्ब है जो कि आम तौर पर इसे कंटिन्यूस फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते। उसकी वजह यह भी है कि आई सी में कोई देर नहीं लगती, जबकि लुक में लाजमी बात है कि लुक को तो हम गौर व फिक्र करते हैं। अब छोटी सी मिसाल मैं आपको लुक और सी की ये देता हूँ। इधर देखें कि यहाँ हमने एक वर्ड लिखा दैट, ये अब एक नज़र डाली वो दैट है, ये सी है, लेकिन जब हम इसे लुक क्या होगा कि इसमें देखेंगे ये दैट में है क्या दैट में एट है, तो ये हम लुक कर रहे हैं। फिर देखा एट है, फिर देखा कि क्या इसमें एच ए टी हैट है, तो ये यानी जिसे हम यूँ कह सकते हैं कि लुक अपना हेयरिंग और लिसनिंग, हेयरिंग सुनना, लेकिन जब लिसनिंग कहते हैं तो गौर से और तवज्जो से सुनना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लुक और सी की बात करते हैं, सी की और लुक की बात करते हैं, तो लुक का मतलब है दिलो दिमाग से, जैसे वो हेयर था ना और लिसनिंग था, लिसनिंग दिमाग से, गौर से, तवज्जो से, तो इसी तरह लुक भी तवज्जो से, गौर से, दिलो दिमाग से उसको देखना। जैसे ये देखा दैट है, तो जब और गौर किया कि दैट में और क्या है, इसमें एट है, इसमें एच है। अब इसका थोड़ा सा आप मुझे खुद ज़रा अंदाज़ा करके ये बताएं शाबाश कि ये क्या चीज़ है। THIS, इससे पहले आप सी करें, अब लुक करें, बताएं, शाबाश, वेल डन। तो इसमें आपने देख लिया कि एक इसमें क्या है, इज़ है, और दूसरा HIS हिज है। यानी ये जो हम उस किस चीज़ पे गौर करते जाते हैं ये क्या होता है, लुक। तो ये फ़र्क हुआ सी का और लुक का। तो अब इसमें हमने ये देखना है कि ये एज ए वर्ब इस्तेमाल नहीं होते कंटिन्यूस फॉर्म में। आई हैव नॉट सीन यू सिंस मंडे। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि अक्सर हम सिंस और फार के इस्तेमाल में, सिंस और फार के इस्तेमाल में हम जो कुलिया लगाते हैं, जब फॉर्म होती है, वो लाजमी बात है वो ये होता है हैज़ या हैव बिन और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी ING वाली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हैं अगर फिक्रे में सिंस हो या फार हो। अब इसी की मिसाल, चूँकि टॉपिक हमारा ये है इस वक्त कि वो कौन से फॉर्म्स होती हैं जो एज ए कंटिन्यूस इस्तेमाल नहीं होती। अब देखें, आई हैव नॉट सीन यू सिंस मंडे, एक मैंने लिख दिया इसी को, आई हैव नॉट बिन सीइंग यू सिंस मंडे। अब वो सिंस वाले कुलिये से तो ये सही नज़र आ रहा है, क्योंकि सिंस वाले कुलिये में हैज़, हैव नॉट, बिन और ING वाली फॉर्म आएगी, लेकिन हमने फॉलो करना है कि क्या ये सी जो है वो एज अ कंटिन्यूस फॉर्म
सीइंग भी इस्तेमाल होता है या नहीं होता? लाजमी बात है, ये हमने पढ़ा है कि सी जो है वो सीइंग के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता। लिहाजा ये सेंटेंस हमारा मुकम्मली गलत सेंटेंस है, ये करेक्ट नहीं है। इसका करेक्ट जो होगा, बेशक यहाँ ऑप्शन आपको वो देगा, बल्कि अक्सर पेपर में ये देखा है कि एक ऑप्शन उसने हैव नॉट बीन सीन भी दी होता है और साथ हैव नॉट सीन भी है। चूँकि वो हमारा तवज्जो सिंस और फार पे जाती है तो हमारा जहन इस तरफ आ जाता है। लेकिन याद रखें कि सी जो है उन 32 वर्ब दिए हुए हैं उनमें से एक है जो कि कंटिन्यूस इस्तेमाल नहीं होगा। लिहाजा इसका जो सही आंसर होगा या सही जो करेक्ट हमारे पास सेंटेंस होगा, आई हैव नॉट सीन आएगा, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म के तौर पर आएगी, यहाँ पर कंटिन्यूस में इस्तेमाल नहीं होगी। नेक्स्ट देखें, आई हैव नॉट हियरिंग फ्रॉम हिम। अब देखें हियरिंग फ्रॉम हिम, अब यहाँ पर कंटिन्यूस में गलत इस्तेमाल है, लेकिन ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि कंटिन्यूस टेंस में गलत इस्तेमाल है। लेकिन वैसे हेयरिंग सीइंग लगा सकते हैं, वो फिर वर्ब नहीं होता, वो फिर नाउन होता है। जैसे अदालतों में हेयरिंग हो रही है, अब वो वर्ब नहीं हो रहा इस्तेमाल। या सीइंग मी मुझे देखकर, ही बिगेन टू वीप, ही बिगेन टू लाफ। सीइंग द टीचर, द स्टूडेंट बिगेन टू राइट, लिखने लगे। अब वो सीइंग मी या सीइंग हिम या सीइंग द टीचर या हेयरिंग दिस न्यूज़, ये खबर सुनकर, तो यहाँ पर ये एज आ कंटिन्यूस जो है वो वर्ब इस्तेमाल नहीं हो रहा, नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। नाउन या पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी और तरह इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन एज आ कंटिन्यूस टेंस में ये सेंटेंस हमारे पास सही नहीं है। आई हैव नॉट हियरिंग फ्रॉम हिम, बल्कि इसकी जगह आएगा आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम हिम। तो ये जो 32 दिए हुए हैं, ये आप अगर याद कर लेंगे तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अब देखें, लव है, कभी ये नहीं होगा कि आई एम लविंग, आई लव माई पेरेंट्स। इस तरह स्मेल है, तो उसकी वजह यह है कि इसमें कोई देर नहीं लगती। स्मेलिंग नहीं कहेंगे, टेस्टिंग नहीं कहेंगे, रिमेंबरिंग नहीं कहेंगे, हेटिंग नहीं कहेंगे। यानी ये 32 दिए हुए हैं, ये 163 पेज पे 9th और 10th की चूँकि ग्रामर एक ही है, और ये हमारी कुछ अब खुशकिस्मती रही है कि फर्स्ट बुक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ग्रामर का बहुत मवाद है, जो कि आज से अगर 20-25 साल 30 साल हम पहले देखें तो ये चीज़ें मास्टर लेवल पर होती थी, जो अब अल्हम्दुलिल्लाह 9th और 10th क्लास में है। लेकिन वो जो ग्रामर वाली बुक है वो तो तकरीबन बहुत अरसे दराज से वही चली आ रही है। लेकिन ये जो ग्रामर की पोर्शन जो बुक ए में दिया हुआ है ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन खुदारा मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि पेज 1 से लेकर अगर 175 है तो वो सिर्फ ट्रांसलेशन ना तैयार करें, सिर्फ क्वेश्चन आंसर ना करें, समरी ना करें। वो सारी एक्सरसाइज दी होती है, वो सारी एक्सरसाइज जब अच्छी तरह तैयार करते हैं तो उसका हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। बल्कि इतना मिलता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हम वो असल ग्रामर जो है उसकी तरफ हमारा जहन ही नहीं जाता। यानी कि वो बेस ही हमारी इस किस्म की बन जाती है कि वो सारे रूल रेगुलेशन। लेकिन बात फिर वो ये है कि हम सिलेक्टेड स्टडी ना करें, बल्कि वो जो जितने भी, और यकीन रखें कि आजकल वैसे भी हम बाउंड हैं, सारे असातिज़ा भी और अपना स्टूडेंट भी। लेकिन याद रखें, बुक जो है ये कोई भी बुक जो है, इससे बेहतरीन उस्ताद आपका कोई नहीं है। एक टीचर आपके पास आधा घंटा है, पौना घंटा है, ये आपके पास ऐसा उस्ताद है, ऐसा टीचर है जो 24 आवर्स आपके पास है। लेकिन इसका ये है कि आपने इसको ऐसा नहीं करना कि वो पेज 2 को पढ़ के तीसरे को छोड़ के, नहीं, आपके पास टाइम होता है, बहुत टाइम होता है। 12-13 चैप्टर हैं टोटल, 2 समरीएँ हैं, ये फर्स्ट बुक की बात बता रहा हूँ। और उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि लाजमी ना हो, यानी कि सारी चीज़ मौजूद है। लिहाजा ये आपका फ़र्ज़ है कि पेज 1 से लेकर, दोबारा सुन लें, पेज 1 से लेकर 175 तक जो कुछ भी दिया है एक दफ़ा रीडिंग ज़रूर कर लें, और फिर अपने पेरेंट्स से, टीचर से, क्लास फेलो से, दोस्तों से उसके बारे में पूछें। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ें जब हम तैयार कर लेते हैं तो याद रखें, कतरा कतरा करके
दरिया बनता है, समुंदर बनता है, बल्कि बहुत ज़्यादा जो हमारे पास इल्म का ज़ख़ीरा आ जाता है वो छोटी छोटी चीज़ें। बज़ाहिर वो ये एक छोटी चीज़ से याद आ गई, अभी ये हमने अगो का लफ्ज़ पढ़ा था, ये देखें अब अगो में ए क्या है, अगो है, ए हेड है। ये एक छोटी चीज़ के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। अस्लीप है। अब कभी हमारा बने के बहुत कम ही तवज्जो जाती है कि हम देखें कि गो तो है, ये ए क्यों लगा दिया, गो बना दिया। इसके अलावा अगर ये हेड है तो हेड से पहले ए लगा दिया, अ हेड है, स्लीप है, स्लीप है, अ फील्ड है। तो इस तरफ थोड़ा सा ध्यान जाए, फिर हमें पता चलता है कि ये प्रीफिक्स और सोफिक्स हैं। अगर एक ए तो आपका वो है जो आपका आर्टिकल्स है, ए, एन और द आर्टिकल में है। इसी तरह ए वॉज में है, ए, ई, आई, ओ, यू। तीसरा ए आपका इंग्लिश का ये है जो किसी लफ्ज़ के साथ आगे लगकर उसका मीनिंग बदल देता है, और इसके फिर मीनिंग ये होते हैं पर, में या ऊपर, अगो पहले से। अपने ए हेड सामने, पेशानी आगे वाला हिस्सा कह लें, असलीब सोते में। तो याद रखें कि ये बात तो एक मामूली सी थी कि ये ए है, लेकिन ए एक तो है वो आपका वॉज वाला, एक है आपका आर्टिकल वाला, और आज एक तीसरा वो मामूली बात की बात कर रहे थे ना, वो याद रखने कि ये अगर लफ्ज़ के शुरू में आ जाए, साबका लह के प्रीफिक्स कहलाते हैं, सोफिक्स, तो ये इसके मीनिंग को चेंज कर लेता है। बाजार छोटी सी बात, तो छोटी छोटी बातें भी मिलकर ये आपके लिए बहुत बड़ा नॉलेज बनती है। थैंक यू वेरी मच।